इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा, ये जो पहली हेडिंग मैंने आपको लिखवाई है इसमें पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं, लेकिन इन दिस मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर नो एग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग इज रीच्ड not agreement or understanding is reached and it is not determined as to what will be the fate of the prisoners of war. As to what will be the fate of the prisoners of war, comma, how shall the boundaries be fixed? How shall the boundaries be fixed or determined? And what shall be the fate of the property under the occupation of belligerent state? Under the occupation of belligerent state. अच्छा, ये जो पहला मेथड है इसमें ये होता है कि जंग जो होती है उन मतलब नॉर्मली तो ये होता है कि दो स्टेट्स आपस में या कई स्टेट्स आपस में वॉर कर रही हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं मोड्स ऑफ टर्मिनेशन। तो पहला हमने मोड पढ़ लिया कि पहला मोड ये है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, कोई ट्रीटी ऑफ पीस नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि ट्रीटी ऑफ पीस में टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइन होती है, सारा कुछ होता है और दोनों स्टेट्स जो है वो जंग को खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ ये इसमें जंग तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये नहीं पता होता प्रिजनर्स ऑफ वॉर का क्या बनेगा, जो बाउंड्रीज चेंज होगी की हैं उनका क्या किया जाएगा, जो ऑक्यूपेशन ऑफ मतलब उनको कैसे डिटरमिन किया जाएगा, और जो बेलिजेंट स्टेट ने जिस प्रॉपर्टी को कब्जे में किया गया है, जो भी हमने सारा प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, उसका क्या किया जाएगा। ठीक है, सेकंड आ जाए कॉन्क्वेस्ट फॉलोड बाय एनेक्सेशन। कॉन्क्वेस्ट फॉलोड बाय एनेक्सेशन। दूसरा मेथड ये है कि सिंपल स्टेट ए बी वॉर कर रहे थे, बी ने उस पर अटैक कर लिया और अटैक करके उसको कॉन्कर करके अपने साथ एनेक्स कर लिया। जब एनेक्स कर लिया तो वॉर खत्म हो गई। ठीक हो गया, तो दिस इज सेकंड मोड ऑफ टर्मिनेशन। थर्ड लिखिएगा बाय अ पीस ट्रीटी। बाय अ पीस ट्रीटी। जो थर्ड मोड है बाय अ पीस ट्रीटी, क्योंकि टाइम कम है बस इसमें मैं इतना लिखवा नहीं रहा, सिंपल बता देता हूँ। पीस ट्रीटी क्या होता है कि जैसी जंग खत्म होती है तो स्टेट्स के बीच में बाय एक ट्रीटी ऑफ पीस साइन हो जाती है। उसमें फिर ये फायदा होता है, पहले पॉइंट का ऑपोजिट है, ये समझ लें। ठीक हो गया, कि जैसी वॉर खत्म होती है तो उसमें फिर पीस ट्रीटी में देखा जाता है कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर का क्या करेंगे, उनको कैसे एक्सचेंज किया जाएगा, उनके बारे में टर्म्स एंड कंडीशन डिटरमिन होती हैं। जो प्रॉपर्टी बेलिजेंट स्टेट्स ने एक दूसरे की कैप्चर की है, कब्जा किया हुआ है, उनके बारे में फेट डिसाइड कर ली जाती है, उनको क्या होगा। जो बाउंड्रीज में वो अपनी जो फिक्स बाउंड्रीज है उनसे जो स्टेट्स आगे आ गई हैं, उन बाउंड्रीज के को कैसे डिटरमिन किया जाएगा उसमें मामले को। तो पीस ट्रीटी में क्या होता है कि तमाम मामले जो होते हैं वो सेटल किए जाते हैं। मतलब इट इज ऑपोजिट टू फर्स्ट मोड, जहां पे फर्स्ट मोड में कुछ सेटल नहीं होता और वॉर खत्म हो जाती है। ठीक है जी, फोर्थ लिखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा अर्समैटिस एग्रीमेंट। स्पेलिंग में लिखवा रहा हूँ, ARMISTICE। अर्समैटिस एग्रीमेंट ये क्या होता है जरा लिख लें। अंडर दिस मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर, अंडर दिस मोड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर, द हॉस्टिलिटीज ceased for temporary period. Hostility ceased for temporary period. अच्छा, अर्समैटिस एग्रीमेंट में क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए वॉर को टेम्पररी बेसिस के लिए रोक दिया जाता है। एग्रीमेंट साइन हो जाता है और कुछ टाइम के लिए उसको रोक दिया जाता है। फिफ्थ पॉइंट लिखिएगा बाय यूनिलैटरल डिक्लेरेशन
by unilateral declaration of one or more of the victorious powers, one or more of the victorious powers. अच्छा, इसमें क्या होता है, जैसी जंग होती है लेट्स से ए और बी, तो बी जो है उसने ए के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया और ए काफी वीक पड़ गई है, मतलब अब ए के पास सलाहियत ही नहीं रही है कि वो और जंग लड़ सके, ठीक है। तो क्या होती है, जो जीतने वाली ना सेंस कि जिसने काफी हद तक वॉर में प्रोग्रेस अच्छी की होती है, और एक और दूसरी स्टेट को उसने काफी सिचुएशन उसकी इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो जंग लड़ने काबिल नहीं रहती है, तो जो जीतने वाली होती है वो फिर खुद ही डिक्लेयर कर देती है कि हम वॉर खत्म कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये पांचवा मेथड है, ठीक है। अब आ जाए जल्दी से, ब्रेक की जरूरत तो आपको उम्मीद है नहीं होगी मेरे ख्याल से, ऐसे ही है। जी जी, नवीद का पहले ही आएगा, 15 मिनट्स का ब्रेक करने है जी, जरूरत है, बड़ी सख्त जरूरत है स्टूडेंट्स को। अच्छा जी, ऐसे करते हैं कि सिर्फ एक हेडिंग कर लेते हैं और फिर हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक हो गया। एक हेडिंग शॉर्ट सी है, 5 से 6 मिनट की है, वो हम कर लेते हैं और फिर हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है जी। चलें, लिखिए जी, लिखिए प्रिंसिपल्स ऑफ IHL। फिजा वो पेश कर दें जो भी मैंने बाकी मैसेज लिखवाए हैं, मोड्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ वॉर के। अच्छा जी, लिखिए जी प्रिंसिपल्स ऑफ IHL। बस ये मैं तकरीबन आप लोग का 5-6 मिनट के अंदर खत्म कर रहा हूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ IHL में फिजा आपने जब वो नोट्स भेजेंगे तो उसमें वो मेथड्स पेस्ट कर देने हैं, ठीक हो गया, सही है। ये बाकी जो मैंने लिखवाए हैं उनकी हेडिंग्स, हाँ। अच्छा, लिखिए जी प्रिंसिपल्स ऑफ IHL। इनमें से कई चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ यूज ऑफ फोर्स में, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। पहला लिखिए प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। अच्छा, प्रिंसिपल्स ऑफ IHL है क्या, थोड़ा सा एक हल्का सा आपको इसमें ओवरव्यू सा बताऊं थोड़ा सा इस बारे में। देखिए, जितने भी मैंने कहा कि IHL के नंबर ऑफ लॉज हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि हर चीज के ऊपर कानून है, हर चीज के ऊपर कन्वेंशन और ट्रीटी साइन हुई है, तो बहुत डिटेल में है। लेकिन वो जितनी भी ट्रीटीज हैं, जितनी भी कन्वेंशन हैं, वो 6 प्रिंसिपल्स पर बेस करते हैं, ठीक हो गया, 6 प्रिंसिपल्स। मीनिंग देयर बाय कि जो भी IHL का लॉ आप पढ़ेंगे, जो भी ट्रीटी पढ़ेंगे, तो उसके जो बुनियाद है वो इन 6 पॉइंट्स के ऊपर ही बनी हुई होगी, ठीक हो गया। पहला है प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन। हर ट्रीटी में, हर चीज में इस चीज का जिक्र है, डिस्टिंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, combatants एंड नॉन combatants में डिफ्रेंशिएट किया जाए, पहला प्रिंसिपल ये है, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह वेपन्स में भी डिस्टिंक्शन की हुई है कि उनमें भी डिस्टिंक्शन की जाए, कौन से वेपन्स यूज हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो पहला प्रिंसिपल है, पहला पिलर समझने, जैसे इस्लाम के 5 सतून है, इसी तरह IHL के 6 सतून है, 6 पिलर्स हैं, 6 प्रिंसिपल्स हैं। पहला हो गया डिस्टिंक्शन। सेकंड आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, ये भी हमने बड़ी डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा था, अगर आपको याद हो यूज ऑफ फोर्स में, कि प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन करना होता है। स्टेट जो है वो प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन करेगी। इसी तरह वॉर में भी हर जगह पे प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन का कॉन्सेप्ट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप एक कंबैटेंट को मार रहे हैं, वो आपके साथ लड़ रहा है, लेकिन लेट और मार सकते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ लिया कि लॉफुल कंबैटेंट को मारा जा सकता है। लेकिन अगर वो कंबैटेंट फॉर एग्जाम्पल जख्मी हो गया है, ठीक हो गया, उसके हाथ बाजू कटे हुए हैं, टांगे कटी हुई हैं, वो मैदान जंग में पड़ा हुआ है, तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिमांड्स कि अब आप उसको नहीं मारेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिटेलिएशन, वो आपको नहीं मार पा रहा तो अब आप उसको नहीं मारेंगे, आप उसको प्रिजनर्स ऑफ वॉर भी देंगे, मेडिकल एड प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट्स को। नहीं, रेसिप्रोसिटी इज समथिंग एल्स। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कि योर रिटेलिएशन मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू दी फोर्स यूज, ठीक हो गया जी। थर्ड लिखिए प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी। प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी, ये भी ऊपर वाले से लिंक करता है। नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या डिमांड कर रही है। कम्बैटेंट है, अभी हमने पढ़ा, उसको आप मार सकते हैं, लेकिन वो आपके सामने हथियार गिरा देता है और आपके सामने सरेंडर कर देता है, तो अब नेसेसिटी डिमांड जब आप उसको बना, लेकिन वही कम्बैटेंट आपको मारने की क्या डिमांड करती है, ये बहुत मैटर करता है। बेसिस ऑफ फोर्स में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था कि नेसेसिटी डिमांड करेगी कि जी वो स्टेट का, मैंने समझाया, तो तब वो जो है उस हद तक अपना रिटेलिएशन करेगी। वो सारी हमने डिस्कशन की थी यूज ऑफ फोर्स में बहुत डिटेल में। नेक्स्ट लेकिन प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेशन, लिमिटेशन ये है
कि हर चीज में, हर लॉ में लिमिटेशन का जिक्र है। फॉर एग्जांपल, कम्बैटेंट्स को आप मार सकते हैं, नॉन कम्बैटेंट्स को आप नहीं मार सकते। फिर वेपन्स पे भी लिमिटेशन रखी हुई है कि आप ये वेपन्स यूज कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स जो इनडिस्क्रिमिनेटरी वेपन्स है वो आप यूज नहीं कर सकते। तो इसी तरह प्रिजनर्स ऑफ वॉर के लॉज में भी लिमिटेशन लगाई हुई है कि आप इससे इस तरह नहीं कर सकते हैं। कम्बैटेंट में इवन बताया हुआ कि आप अजियत दे के नहीं मार सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो हर लॉज में लिमिटेशंस का भी जिक्र है। नेक्स्ट, लेकिन गुड फेथ। गुड फेथ। गुड फेथ, अगर आपको याद हो, हम जब इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीटीज पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि इंटरप्रिटेशन आपने ऐसी करनी है जो पर्पस ऑफ जो ट्रीटी है उसको एनहांस करे, अगर आप लोगों को याद हो। सो इधर गुड फेथ से मतलब ये है कि पांचवा प्रिंसिपल ये है कि जब भी कभी कोई डिस्प्यूट आएगा किसी ट्रीटी के ऊपर, लॉ के ऊपर इंटरप्रिटेशन का, तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन करेंगे आप, वो गुड फेथ इंटरप्रिटेशन करेंगे। मैंने समझाया था कि हर वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग निकलते हैं, लेकिन उस मीनिंग को कंसिडर किया जाएगा विच विल एनहांस द पर्पस ऑफ द ट्रीटी। ठीक है, तो गुड फेथ होता है नेक नियति से आपने इंटरप्रिटेशन करनी है। मतलब आपसे एक शख्स एक बात करता है तो आप उसके 10 मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन उस मतलब को कंसिडर करें जो गुड फेथ में उसने किया है, जो नेक नियति में की है। ठीक हो गया। और आखिरी लिखिए ह्यूमेन ट्रीटमेंट। ह्यूमेन ट्रीटमेंट, आपने किसी भी तरह की डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी है, आपने किसी भी तरह की मतलब तजहीक नहीं करनी है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने, दूसरा कुरान में भी है कि आप लाशों की बेरुमती नहीं कर सकते हैं जंग के दौरान। ठीक हो गया। सो इसी तरह लॉज ऑफ वॉर में, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में भी है कि आप किसी कम्बैटेंट को मार सकते हैं, लेकिन अजियत देख के नहीं मार सकते। ठीक हो गया। आपने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना सकते हैं, लेकिन उनको टॉर्चर नहीं करना है। आपने उनकी लाशों का जो है, उनका, उनके साथ किसी भी तरह की डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं करनी है। ठीक हो गया। तो दीज आर ऑल ह्यूमन ट्रीटमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मूवी देखी हो, वर्ल्ड वॉर पे बनी हुई है, दैट इज फ्यूरी मूवी है, ब्रैड पिट की है, अगर आपने देखी हो वर्ल्ड वॉर की पर। तो उसमें एक जगह पर वो एक कंबाटेंट को जो है अरेस्ट कर लेते हैं। तो वो उनका एक, उनके साथ होता है उनके साथ एक डॉक्टर होता है। तो वो, क्योंकि उनके पास लोग कम पड़ जाते हैं, तो वो डॉक्टर को कहते हैं कि तुम ऐसे करो, तुम भी हथियार उठाओ और जंग लड़ो। तो वो कहते हैं जी मैं तो नहीं लड़ सकता लॉज ऑफ वॉर के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं लॉफुल कंबैटेंट नहीं हूँ। तो उसको थोड़ा बहुत मारते हैं तो फिर वो सीधा हो जाता है और लड़ना शुरू कर देता है। तो एनीवे, फिर वो एक जगह पे एक कंबैटेंट को, एनिमी को पकड़ते हैं। तो यहीं पे वो कैंप करते हैं और उस डॉक्टर को कहते हैं कि तुम्हारे निशाने अच्छे नहीं है, तो लिहाजा तुम जब तक इसको सर पे गोली नहीं मारोगे तुम कैंप में नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो वो फिर कभी फायर कर रहा है, कभी गोली उसके पाँव पे लग रही है कंबैटेंट के, एनिमी के, कभी हाथ पे लग रही है, कभी शोल्डर पे लग रही है। फिर आखिर में जब सर पे लगती है तो तब वो आता है। तो कहने का मतलब ये हो कि ये जो ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट ए ह्यूमन ट्रीटमेंट। ठीक है। तो आप कंबैटेंट्स को मार सकते हैं, बट आप कंबैटेंट के साथ डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन ट्रीटमेंट करना है। अब आखिर में लेकिन ये टाइप्स ऑफ आर्म कंफ्लिक्ट, और फिर हम ब्रेक करते हैं। लिखिए जरा, टाइप्स ऑफ आर्म कंफ्लिक्ट। टाइप्स ऑफ आर्म कंफ्लिक्ट, या हम क्या कहने लगे हैं, टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ वॉर, या टाइप्स ऑफ आईएचएल। ठीक है, ये जहन में रखिएगा। आर्म कंफ्लिक्ट से मतलब अपने जहन में आपने रखना है। लिखिए, नंबर वन, फर्स्ट टाइप है इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट। इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट। दूसरा है नॉन इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट। नॉन इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट। पहले आ जाते हैं इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट पे। इंटरनेशनल आर्म कंफ्लिक्ट are those in which at least two states are involved. In which at least two states are involved. They are subject to wide range of rules. They are subject to wide range of rules. That is
4 Geneva Conventions, 4 Geneva Conventions। 4 Geneva कौन से? The first Geneva Convention, the second Geneva, the third Geneva, and the fourth Geneva. 4 Geneva Conventions. Additional Protocol 1, Additional Protocol 1, 1 आप रोमन में लिखेंगे, मतलब कैपिटल आई की तरह, ठीक है जी। Additional Protocol 1। नेक्स्ट लिख लें नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट। लिखें नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कन्फ्लिक्ट आर दोस which are restricted to the territory of single state, involving either regular armed forces, fighting groups with each other, rules apply to this type of armed conflict are laid down in Article 3 of 4 Geneva Conventions, मतलब कि आर्टिकल 3 चारों जेनेवा कन्वेंशंस का, ठीक है जी। आर्टिकल 3 ऑफ 4 जेनेवा कन्वेंशंस, ये 4 हैं जैसा कि मैंने जिक्र किया ऊपर। एंड एडिशनल प्रोटोकॉल 2, टू आप रोमन्स में लिखेंगे, एडिशनल प्रोटोकॉल 2। अच्छा जी, सिंपल सा है। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसमें 2 स्टेट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं या 2 से ज्यादा, और नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जिसमें एक ही स्टेट की टेरिटरी होती है और वहां पे डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह हम कह सकते हैं कि ये 2 एडिशनल प्रोटोकॉल 2 आप रोमन में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये जो फॉर एग्जांपल जिस तरह टीटीपी के अगेंस्ट पाकिस्तान डिफरेंट जगहों पे ऑपरेशंस वगैरह करता रहा है और ये सारा कुछ पाकिस्तान में होता रहा है, ये नॉन इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में आता है, ठीक हो गया। इंटरनेशनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट जो स्टेट्स आपस में वॉर कर लेती हैं, या फॉर एग्जांपल सीरिया में जिस तरह की सिचुएशन है, ठीक हो गया। सो इस तरह। अच्छा, अब एक चीज जरा 2 हेडिंग्स जल्दी से लिख लें, फिर हम ब्रेक करते हैं। एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तुबा उसका अग्रवाल की बुक मेरे पास सॉफ्ट में तो नहीं है, लेकिन खैर ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर आपको अग्रवाल की बुक नहीं मिल रही है तो आप एस के कपूर की किताब से भी कर लें, मतलब मेन कॉन्सेप्ट मैं आपको सारा दे चुका हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, ठीक हो गया। आप एस के कपूर की बुक से भी चेक कर लें, तो कोई मसला नहीं है इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत है वो, लेकिन वो चीजें मैं आपको अपडेट कर चुका हूँ, ठीक है। सही है। अच्छा जी, अब ऐसे आ जाते हैं। नवीद, इस तरह क्लास में बिल्कुल कमेंट नहीं करना, इस चीज़ की बिल्कुल परमिशन नहीं है बच्चे, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह आप कमेंट नहीं कर सकते हैं किसी पे। गपशप सारी हो रही है क्लास में, आज हमारी लास्ट क्लास है, लेकिन ऐसा बिल्कुल किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं, फिर आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, उस पे बाद में आते हैं। अच्छा, एक चीज़ हेडिंग जरा दें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। और दूसरा एक है लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। ये 2 हेडिंग्स जरा साइड पे दें, नोट्स में आपने नहीं देनी है, सिर्फ आप ये 2 टॉपिक्स हैं, ये दोनों टॉपिक्स आपने खुद पढ़ लेने हैं। प्रिजनर्स ऑफ वॉर में आप कुछ भी ना करें, सिंपल गूगल पे प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिखें, विकीपीडिया में आ जाएगा प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर एक नोट। जैसे आप गूगल पे लिखते हैं विकीपीडिया आ जाता है, उसको सिंपल एक रीडिंग दे दें। उसमें कुछ टेक्निकल चीज नहीं है, सिर्फ रीडिंग का टॉपिक है, लेकिन लाजमी पढ़ना है, प्लीज इसको इंपॉर्टेंट लिख लें, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को लाजमी पढ़ना है। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी आपकी किताब नहीं है,
वो भी इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि बहुत सिंपल है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सिर्फ लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी में मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में भी कि दो चीजें हैं कि व्हाट आर द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ न्यूट्रल एंड बेलिजेंट स्टेट्स। ठीक हो गया। राइट्स एंड ड्यूटीज आपने रीडिंग करनी है, एक एक पैराग्राफ में दी हुई है। ठीक है जी। तो वो डिफरेंट राइट्स और डिफरेंट ड्यूटीज हैं, तो वो आप लोगों ने खुद कर लेनी है। नोट कर लें प्लीज, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। फिजा जो आप मुझे नोट्स भेजेंगे उसमें साइड पे ये लिख दीजिएगा नोट बना के कि नोट। तो ये टॉपिक्स मैं स्टूडेंट्स को ताकि रिकमेंड करूँ, अक्सर जहन से निकल जाते हैं, तो वो आपके नोट्स में लिखा होगा तो वो अच्छी बात हो जाएगी। साइड पे इसको जरा हाईलाइट कर दीजिएगा कि लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी एंड प्रिजनर्स ऑफ वॉर, ये आपने खुद करने हैं। ठीक हो गया। तो ये साइड पे जरा हेडिंग दे दीजिएगा इसी जगह पे, वो मैं स्टूडेंट्स को फिर मेंशन कर देता हूँ, मेरे जहन में रहता है। अच्छा, ब्रेक पे जाने से पहले सिर्फ हेडिंग लिखते हैं कि वापस आके हम पढ़ेंगे क्या। हेडिंग लिखें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड आईसीसी, ये हम ब्रेक के बाद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़े क्वेश्चंस के आंसर देख लूँ, स्टूडेंट्स ने कुछ क्वेश्चंस किए हुए हैं। तूबा का क्वेश्चन हो गया, तूबा वो आप उधर से ही कर लें, डजेंट मैटर। हारून सर, हेडिंग वन से स्टार्ट हुई थी। अ, नहीं, एकेडमी का मुझे नहीं पता फिजा, ये आपको कॉपी सेंड कर सकती हैं कि नहीं। हारून अगर आपके पास हुई तो मुझे भी भेज दीजिएगा ताकि स्टूडेंट्स मुझसे मांगे तो मैं इनको भेज भेज सकूँ। हाँ फरहान, आपका क्वेश्चन जो आया है कि जो इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट है, वो दरअसल सीरिया में बेशक टेरिटरी एक ही स्टेट में है। ठीक है जी। जो इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट है उसके लिए एक स्टेट की टेरिटरी का जिक्र नहीं है उसमें, ये कि इन विच एटलीस्ट टू स्टेट्स आर इन्वॉल्व। लेकिन सीरिया में आप देख लें इतनी स्टेट्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो जब ऐसा हो जाए तो फरहान उसमें वो फिर इंटरनेशनल आर्म कन्फ्लिक्ट होता है, नॉन इंटरनेशनल नहीं रहता। क्लियर हो गया जी। तहरीम ऐसा है, एस के कपूर मैं इंशाल्लाह ग्रुप में अपलोड कर लूंगा। एस के कपूर तो आप वहां से सॉफ्ट कॉपी ले लीजिएगा। तहरीम आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। हाँ रजा, मैं उसमें ग्रुप में ये सारे खुद इन चीज़ों को देख के एक बार ये सारे नोट्स जो हैं फिजा के मैं करूंगा, और फिजा स्टूडेंट्स को शेयर भी कर रही हैं तो वो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक हो गया। तहरीम, आप इतना भी लॉज ऑफ वॉर कर लें जो मैंने बताया, और ये दो टॉपिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर और लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी, तो इनशाला ये मैंने आपको पहले बता दिया कि देखें फ्यूचर का मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से उठा के दे दे, बट पिछले 20 सालों में इससे बाहर से कुछ भी नहीं आया हुआ। ठीक है। जी फरहान, मैं ऐसे ही है, क्वेश्चन का आंसर यस, आंसर इज यस। ओके जी, चलें ब्रेक करते हैं, हमारे पास 4:54 हो गए हैं। तो हम ऑलमोस्ट 4:15 पे क्लास, 4:15 से थोड़ा मैं पहले स्टार्ट कर दूंगा क्योंकि हमने आज पेपर का भी करना है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा 15 से पहले आ जाइएगा ताकि एग्जैक्ट 15 पे हम क्लास स्टार्ट कर दें। ठीक हो गया जी। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ओके ओके, ठीक है। अच्छा फिजा, वो जो आपको मैं बताए हैं टॉपिक्स और बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी, ये जो मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए हैं, एक प्रिजनर्स ऑफ वॉर वाला, एक लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी वाला, ठीक है। उसके साथ फिजा बच्चे आपने साथ ये भी लिख लेना और बाकी स्टूडेंट्स भी नोट कर लें, ब्लॉकेड एक शॉर्ट टॉपिक है। खैर ये तो मैंने आपको स्टार्ट में मेंशन किया आपने पढ़ने हैं, लेकिन ब्लॉकेड भी आप इधर ही पढ़ लीजिएगा साथ। आसान सा टॉपिक है, उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल ब्लॉकेड की डेफिनेशन है, टाइप्स और कंडीशंस एंड दैट्स ऑल। ठीक है, शॉर्ट नोट्स मैंने आपको करवा भी दिए, आपको आइडिया भी हो गया कि उसमें कुछ इतनी टेक्निकल चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो आप मुझे उन टॉपिक्स में जरा ब्लॉकेड भी साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, कि ये तीन टॉपिक्स में स्टूडेंट को कहता खुद कर लें। चलें जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड जो है इसको हम चीज़ें तो आप एक्सटेंड करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट देता जाऊंगा। ठीक है, डेफिनेटली पूरा पूरा नोट्स इसलिए लिखवा रहा कि आपके लिए मटेरियल अवेलेबल है। सिंपल उसी तरह गूगल पे आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड लिखेंगे, विकीपीडिया पे जो आ जाएगा उसको पढ़ लीजिएगा। ठीक हो गया, दैट्स ऑल, और उसमें कुछ टेक्निकल नहीं है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं जो है उसको बता दूं। सर ना बच्चे, लॉज ऑफ न्यूट्रलिटी की हेडिंग बता दें कौन सी करनी है। बच्चे कोई इसमें मुश्किल नहीं है, 2-3 पेजेस का एक छोटा सा नोट है, तो वो आप पढ़ लेंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। मेनली नाइट उसकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज है उनको देख लीजिएगा, बेलिजेंट्स एंड न्यूट्रल स्टेट को। ठीक है, तो थोड़ी सी एक आध दो हेडिंग्स हैं वो स्टडी कर लीजिएगा, स्किम कर लीजिएगा, उसको कोई मुश्किल नहीं है। आ जाते हैं जी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये, लेकिन इट वाज एस्टेब्लिश, इट वाज एस्टेब्लिश
through treaty. It was established through treaty, named as Rome Statutes. Named as Rome Statutes. It was adopted. It was जी हारून ICC. It was adopted on 17 July 1998. 17 July 1998. And entered into force on 1st July 2002. 1st July 2002. अच्छा, एक एमसीक्यू के लिए जहन में रखिएगा, आईसीसी भी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड भी, आईसीजे भी, और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, ये तीनों हेग में है, HAGUE, हेग नीदरलैंड में। ठीक हो गया, ये जहन में रख लें, एमसीक्यूज में अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, अच्छा जी, आगे लिखिए। आईसीसी के बारे में लिखिए। आईसीसी जो है, इट हैज 4 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। ICC has 4 principal organs. अच्छा जी, अब पहले जो है आ जाते हैं, थोड़ा सा बाकी इंट्रोडक्शन वगैरह आपको उधर से विकिपीडिया से मिल जाएगा अपने नोट्स के लिए, कितनी स्टेट्स इसकी मेंबर्स हैं, 123 स्टेट्स हैं वगैरह। इनको ये चीज़ें लिखवाने में और बताने में मैं टाइम इसलिए वेस्ट नहीं करता कि आपने इसको रीडिंग देनी है। ठीक है, कितनी स्टेट मेंबर्स हैं, कितनी पार्टी हैं, कितनी पार्टी नहीं है, वो सारी चीज़ें आसान है। ठीक है, आ जाते हैं जरा हेडिंग डेस में। सेकेंड, स्ट्रक्चर ऑफ ICC। देखिए, ICC is governed by the Assembly of States parties. Assembly of States parties. Which is made up of the states that are party to the Rome Statutes. That are party to the Rome Statutes. रोम स्टैट्यूट्स क्या है, मैंने भी लिखवाया है कि वो ट्रीटी जिसके ट्रीटी के कंक्लूजन पे जो आईसीसी डेवलप हुआ है, मतलब आईसीसी जो है वो रोम स्टैट्यूट एक ट्रीटी का नाम है, उस ट्रीटी के बेस पर ये डेवलप हुआ है। ठीक हो गया, तो आईसीसी जो होता है उसको गवर्न करता है एक असेंबली है जिसको कहते हैं असेंबली ऑफ स्टेट्स पार्टीज। ठीक हो गया, और इस असेंबली ऑफ स्टेट पार्टीज की मेंबर कौन कौन है, वो तमाम स्टेट्स होती हैं जो रोम स्टैट्यूट्स की सिग्नेटरी हैं। ठीक हो गया, तो वो मैंने जैसा कि कहा ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से नवंबर 2019 तक 123 स्टेट्स थी इसकी पार्टीज। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट लिखिए, ये असेंबली क्या काम करती है। दी असेंबली इलेक्ट्स ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट। ये जो असेंबली जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो तमाम स्टेट्स पर मुश्तमिल है, जो इसकी सिग्नेटरी है रोम स्टैट्यूट ट्रीटी की, ये असेंबली क्या काम करती है। दी असेंबली इलेक्ट्स ऑफिशियल्स ऑफ द कोर्ट, कॉमा, approves its budget approves its budget and adopts amendments
adopt amendments in the Rome statutes. Adopt amendments in the Rome statutes. अब आ जाते हैं जी, लिखिए नेक्स्ट हेडिंग ने स्ट्रक्चर्स के बाद, स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ आईसीसी। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ आईसीसी। प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ आईसीसी में लिखिए it has four principal organs. It has four principal organs. Number one, the president. Second, the judicial division. The judicial division. Third, office of the prosecutor. Office of the prosecutor. And fourth, the registry. The registry. Register से है registry. पहला आ जाते हैं जी, शॉर्ट सा बता देता हूँ, दी प्रेसिडेंट। फर्स्ट आ जाए दी प्रेसिडेंट। इट इज द मोस्ट सीनियर जज। दी प्रेसिडेंट is the most senior judge. His or her peers. His or her peers in the judicial division. In the judicial division. Second आ जाए the judicial division. लिखें it hears cases before the court. Cases before the three. ठीक है, जुडिशियल डिवीजन गई। Judges are elected to the court
Judges are elected to the court by the assembly of state parties. By the assembly of state parties. And they serve for 9 years term. They serve for 9 years terms and not eligible for re-election. अच्छा, ये जरा एक पॉइंट प्रेसिडेंसी में नोट कर लें प्लीज। फिजा ये जरा ऐड कर दीजिएगा बच्चे, प्रेसिडेंसी में नोट कर दीजिएगा, एक पॉइंट ऐड कर दें। और द प्रेसिडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द proper administration of the court. Proper administration of the court apart from the office of the prosecutor. Apart from the office of the prosecutor. ये प्रेसिडेंसी में पॉइंट ऐड कर दें, ठीक होगी जी। अच्छा जी, जुडिशियल डिवीजन क्लियर हो गया। एक आध पॉइंट इसमें और भी बेशक कर दें। ऑल दी जजेस, अब जुडिशियल डिवीजन का लास्ट पॉइंट ऐड कर दें प्लीज। ऑल जजेस मस्ट बी nationals of states, must be nationals of states to the Rome Statute, to the Rome Statute, and no two judges, and oh no, and no two judges may be nationals of the same state, national of the same state। फिर टाइम कम है तो जल्दी से बच्चे ये पोस्ट कर दें जो मैंने थोड़ी सी अमेंडमेंट करके की है, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाए ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर, लेकिन जी इट इज हेडेड बाय द प्रोसिक्यूटर, headed by the prosecutor, who is responsible for headed by the prosecutor, full stop कर दें। नेक्स्ट लिखें, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर is responsible for conducting investigation and prosecution, conducting investigation and prosecution। Moreover, this office investigates crimes and initiate criminal proceedings before the judicial division, before the judicial division। नेक्स्ट आ जाए जी, लास्ट है प्रिंसिपल ऑर्गन इसका, दी रजिस्ट्री, या रजिस्ट्री सिर्फ लिख लें, रजिस्ट्री। लेकिन इट इज हेडेड बाय द रजिस्ट्रार,
It is headed by the registrar and is charged with managing all the administrative functions of the ICC, including the headquarters, detention unit, and public defense office. रजिस्ट्री में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर non-judicial aspects of the administration and servicing of the court. ठीक है जी। फिजा बच्चे आपने वो दूसरा पॉइंट ऐड नहीं किया प्रेसिडेंसी का, वो लाजमी ऐड कर दीजिएगा जो मैंने लिखवाया आपको, ठीक है? सही है, ये जरा जल्दी से पेस्ट करते हैं और हम आगे चलते हैं, तब तक मैं एक्सप्लेन कर दूं। 4 प्रिंसिपल ऑर्गन है, सिंपल। दी प्रेसिडेंट जो होता है ये जजेस में से अपॉइंट हो जाता है, इसका मेन काम होता है कोर्ट की सारी चीजों को हैंडल वगैरह करना, ठीक हो गया, कोर्ट प्रोसीडिंग को वो करना। सेकंड आगे जुडिशियल डिवीजन क्या होता है? जुडिशियल डिवीजन 3 डिवीजन बनी हुई है, एक प्री ट्रायल है, एक ट्रायल है, और फिर उसके बाद एक आगे नेक्स्ट आपकी जो मैंने अपील्स इन चैम्बर का है। तो इसमें जजेस बैठे होते हैं, ये जुडिशियल डिवीजन क्या होती है? केसेस को सुनती है, ठीक हो गया। ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर का क्या काम होता है? ये किसी भी केस की इन्वेस्टिगेशन करता है, कहीं पे कोई क्राइम होता है तो उस इन्वेस्टिगेशन को करके फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके ये केस फॉरवर्ड कर देता है जुडिशियल डिवीजन को, और जुडिशियल डिवीजन केस को सुनना शुरू करती है। और रजिस्ट्री जो होती है इसका मेनली काम होता है कि कोर्ट की जो समन्स वगैरह होते हैं, उसकी जो सर्विसेज वगैरह होती हैं, वो विटनेसेस वगैरह को करना, फिर पार्टीज को करना, ठीक हो गया। और ये तकरीबन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से रेलिवेंट है, इसका कोई जुडिशियल फंक्शन ऐसा नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए, जल्दी से हेडिंग दें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया। जुरिस्डिक्शन ऑफ आईसीसी, jurisdiction of ICC। jurisdiction of ICC। अच्छा जी, 3 तरह की jurisdiction है। नंबर 1 लिखिए, सब्जेक्ट मैटर jurisdiction। इसमें काइंडली आप लोग और पॉइंट्स ऐड कीजिएगा खुद से, ठीक है जी, टाइम की कमी है इसलिए मैं मेन से चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। सब्जेक्ट मैटर jurisdiction 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है सब्जेक्ट मैटर jurisdiction। ब्रैकेट में आगे लिख लें व्हाट, मतलब मैं 1 बाय 1 एक को एक्सप्लेन करके फिर 2 को फिर 3 को बताऊंगा, ठीक है, ताकि बार बार लिखने से टाइम की सेविंग नहीं होती। देखिए, व्हाट एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट क्राइम्स, व्हाट ACTS एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूट क्राइम्स, ब्रैकेट क्लोज। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या है जी? लिखिए जरा, इट मींस द क्राइम फॉर विच individuals can be prosecuted, moreover individuals can only be prosecuted for crimes that are listed in the statutes। ब्रैकेट में आगे लिख लें, प्राइमरी क्राइम्स आर लिस्टेड इन
are listed in Article 5 of the statute. ये ब्रैकेट में लिख लें. Primary crimes are listed in the Article 5 of the statute. जिसमें से कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से कौन कौन से हैं ऐसे लिख लें. फॉर एग्जाम्पल, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. आर्टिकल 5 में लिखा हुआ जेनोसाइड, वैसे यूं लिख लें, ऐसे सिर्फ नीचे लिस्ट लिख लें. आर्टिकल 5 स्टैट्यूट में जेनोसाइड है. नहीं सॉरी, जेनोसाइड जो है वो आर्टिकल जेनोसाइड लिखें, आगे लिख लें या पहले लिख लें आर्टिकल 6, आगे लिख लें जेनोसाइड, नॉट 5. आर्टिकल 6 जो है उसमें लिखा हुआ है जेनोसाइड. आर्टिकल 7 में मेंशन किया हुआ है क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है वॉर क्राइम्स. वॉर क्राइम्स एटसेट्रा. ठीक है जी. इनको थोड़ी थोड़ी सी आपने डिटेल लिख देनी है. जेनोसाइड क्या होता है आप लोगों को पता है, मैं उस पर नहीं जा रहा. क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी क्या होती है, वॉर क्राइम्स क्या होती है, वो एक एक पैराग्राफ उसमें लिखे हुए हैं. ठीक हो गया जी. नेक्स्ट आ जाए जी, सेकंड है कि हम जुरिसडिक्शन कर रहे हैं. सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन हमने लिख लिया है. अब हम आज नहीं, आर्टिकल 5 में सिर्फ प्राइमरीली कुछ प्राइमरी क्राइम्स की लिस्ट बनी हुई है. आर्टिकल 5 में प्राइमरी क्राइम्स की लिस्ट बनी हुई है, वो आप लिखेंगे. फिर उसमें से एग्जाम्पल लिखेंगे. एग्जाम्पल आर्टिकल 6 में जेनोसाइड लिखा हुआ है, आर्टिकल 7 में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड सो ऑन. ठीक हो गया. आर्टिकल 5 का आप लिखेंगे कि प्राइमरी क्राइम्स जो हैं आर लिस्टेड इन आर्टिकल 5 ऑफ द स्टैट्यूट. बस ये आप लाजमी मेंशन करेंगे. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आ जाए जी सेकंड टाइप है जुरिसडिक्शन की. लिखें टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन. थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूं प्लीज. लेकिन जी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट includes the territory, registered vessels, and registered aircrafts of states. सेकंड पॉइंट लिखिएगा. in situations that are referred to the ICC, in situations that are referred to the ICC by Security Council, the territorial jurisdiction is defined by the Security Council. For example, if the Security Council refers a situation that took place in the territory of a state, that has both both not become a party to the Rome Statute or not lodged a declaration, not lodged a declaration with the court, the court will still be able, court mean ICC की बात हो रही है, the court will still be able to prosecute crimes
that occurred within the state. That occurred within the state. Next आ जाए personal jurisdiction. Personal jurisdiction. लेकिन it extends to all national persons. It extends to all national persons who commit crimes who committed crimes regardless where they are located or where the crimes were committed as long as those individuals are national of either number one states number one states that are party to the Rome Statute, states that are party to the Rome Statutes, or number two, states that have accepted the court's jurisdiction by filing a declaration with the court. अच्छा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन क्या है कि जो स्टेट्स उसकी पार्टी है रोम स्टैट्यूट्स की, उनके ऊपर भी इसकी जुरिसडिक्शन है, उनकी भी केस यही सुनेगा। और अगर कोई केस जो है डिक्लेरेशन फाइल करती है एक स्टेट कि हमारा केस सुना जाए, दो स्टेट्स आ जाती हैं कि हमारा केस सुना जाए, तो उसके ऊपर भी आईसीजे की जुरिसडिक्शन होती है। लेकिन कोई ऐसी स्टेट जो ना तो रोम स्टैट्यूट की पार्टी है और ना ही जिसने डिक्लेरेशन फाइल किया है, अगर उसका मैटर सिक्योरिटी काउंसिल रेफर करती है तो फिर भी उस केस को आईसीसी सुन सकता है। दिस इज टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन। पर्सनल जुरिसडिक्शन ये है कि हर शख्स जो कि रोम स्टैट्यूट की पार्टी है और हर शख्स जिसकी स्टेट ने डिक्लेरेशन फाइल की है, ठीक हो गया। दो ही मेथड हैं, देखें, एक या तो वो पार्टी जो है रोम स्टैट्यूट की ट्रीटी की सिग्नेटरी हो, या फिर वो जो है उस स्टेट का ने डिक्लेरेशन फाइल किया हो कि हमारा केस सुना जाए। तो कोई भी इंडिविजुअल इन दोनों स्टेट से रेलेवेंट होगा तो उसके ऊपर इसकी जुरिसडिक्शन आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए, आखिरी लिखिए, बस ठीक है, पर्सनल जुरिसडिक्शन। ठीक है, लास्ट लिखिए टेम्पोरल जुरिसडिक्शन, TEMPORAL, टेम्पोरल जुरिसडिक्शन। लेकिन इट इज द टाइम पीरियड over which the court can exercise its powers. The courts can exercise its powers. Second point लिखिए, ICC jurisdiction is not retroactive. RETROACTIVE, retroactive. And individuals can only be prosecuted for crimes that took place on or after 1st July 2002. ब्रैकेट में आगे लिख लें, when Rome statutes entered into force. अच्छा, टेम्पोरल जुरिसडिक्शन से मतलब है टाइम पीरियड की जुरिसडिक्शन, कि आईसीसी कौन से केसेस को डील कर सकता है। आईसीसी वो तमाम केसेस को डील कर सकता है जो 1 जुलाई 2002
के दिन केस हुआ है, कोई क्राइम हुआ है, या उसके बाद, उससे पहले रेट्रोएक्टिव होता है पास्ट इफेक्ट। तो इसका कोई पास्ट इफेक्ट नहीं है, इससे पिछले केसेस को आईसीसी नहीं सुन सकता, लेकिन 1 जुलाई से हो सकता है 2002 उस दिन या उसके बाद के जितने केसेस हैं वो सुनेगा। ठीक हो गया। और ये कौन सी डेट है? जिस डेट पे रोम स्टैट्यूट जो है वो बना है। ठीक हो गया। ये मेन मेन मैंने आपको चीजें बता दी है। काइंडली एक दो चीजें जो है खुद ऐड करके अपना अच्छा सा नोट इस पे तैयार कर लीजिएगा। ठीक है जी, काइंडली इस पे कर लीजिएगा। फरोख ये देख ली ये देख लेंगे ये कौन से एरिया का जो केस है, ये जो आप कह रहे हो जेनोसाइड का, ये जरा देख लीजिएगा कि कौन से टाइम पीरियड का है। अच्छा, थोड़ा सा जी टाइम हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। थोड़ा सा पेपर को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा हम इस चीज को आगे डिस्कस कर लें। ये आईसी देखें जी, सिक्योरिटी काउंसिल जो फरोख केसेस भेजेगी ना, फर्क जो केसेस सिक्योरिटी काउंसिल भेज सकती है उस पर तो जुरिस्डिक्शन मैटर नहीं करती, उस पर तो आईसीसी फौरन उसका केस का ट्रायल ले सकता है। ठीक हो गया। लेकिन वो जो केसेस हैं जो आईसीसी नहीं सेंड कर रहा, मतलब या तो स्टेट्स उसकी पार्टी हैं या जो है स्टेट्स ने डिक्लेरेशन की है, उनके टाइम पीरियड की ये बात हो रही है कि उनका टाइम पीरियड इसके बाद का हो। लेकिन आईसी सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी को सेंड कर रहा है तो वो वाले केसेस जो हैं उनकी डेट जो है वो 2002 के बाद होनी चाहिए, जिनको सिक्योरिटी काउंसिल सेंड नहीं कर रहा, जो स्टेट्स आ रही है। ठीक हो गया। अच्छा जी, पेपर पे जरा जल्दी से आते हैं, टाइम बहुत कम है हमारे पास। पेपर में ऐसे है जी, सबसे पहले आ जाते हैं, मैं जरा जल्दी जल्दी करूंगा और आप लोग अपने पॉइंट नोट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12 मिनट रह गए हैं अनफॉर्चुनेटली। अब जो पेपर है उसमें सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना होता है। क्वेश्चन में 3 चीजें हैं। ठीक है क्या? आप जल्दी जल्दी पॉइंट नोट करते रहें, आपके काम आएंगे। बाद में आप लोग जो नहीं लिखते हैं तो वो समझ रहे हैं याद रहेगा, बट आपको याद नहीं रहता, तो काइंडली पॉइंट्स नोट कर लें। पेपर में ऐसे होता है कि क्वेश्चन जैसे ही आएगा तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में अगर लंबी सारी स्टेटमेंट है जिसको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जितने भी होते हैं, मैंने आपको एक क्वेश्चन सॉल्व भी कराया था कि वो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें से उसने सिर्फ घुमा फिरा के दिए होते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं और पेपर ना अटेम्प्ट कर सकें। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपने सिंपल एक काम करना है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। कीवर्ड्स को जब आप अंडरलाइन करेंगे तो कीवर्ड्स से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें आपने लिखना क्या है। डिटेल हमने थर्ड क्लास में क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व भी किया था, वो आपको याद हो, व्हेन ऑल हैज बीन सेड इट विल बी फाउंड दैट कंसेंट रिमेन फर्मली द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड देयर आर एज मेनी सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ वेयरबाय द कंसेंट ऑफ स्टेट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, अगर आप लोगों को याद हो, तो उसमें मैंने कीवर्ड्स को कैसे अंडरलाइन कराया था, उससे आप लोगों को कैसे गेस करवाया था कि बेसिकली वो किस किस चीज की बात कर रहा है। ठीक हो गया जी? तो वो आपको याद है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जाता। तो मेन काम आपने ये करना है कि कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है और गेस कर लेना है। तो कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, काइंडली मैं इस चीज पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। सिंपल उसमें कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लें, उससे गेस कर लें क्या कर रहा है, पहली चीज। सेकंड, आपके जहन में ये होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन आ रहा है थोड़ा ज्यादा टाइम दे दें, आराम से समझाएं। नहीं अब्दुल्ला, टाइम बस इसको चीजों को पॉइंट्स को जल्दी से नोट कर लें, मेरी 6 बजे नेक्स्ट क्लास है। ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, पहला तो हो गया कीवर्ड्स अंडरलाइन करने आपने गैस करने के लिए। सेकंड, हर क्वेश्चन में डिफरेंट क्लॉजेज हैं। ठीक है जी? कोई एक ऐसा केस होगा कि एक क्लॉज पिछली क्लॉज को सिर्फ एडिशनल ऐड कर रही होगी, ऑफ कोर्स वो आपको पता लग जाएगा लैंग्वेज से ही। लेकिन ये जहन में होना चाहिए आपके कि हर क्वेश्चन में जितनी क्लॉजेज हैं आपने उतनी चीजों को एक्सप्लेन करना है। जिस तरह हमने वही जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें देखा था कि एक बल्कि 3 क्लॉजेस थी और पेपर में वो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है उनको हर क्लॉज पे डिवाइड कर देता है। तो अगर आप एक क्लॉज को डिटेल में लिख कर आ गए, दूसरी चीज जो उसने पूछी है नहीं लिख कर आए, तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो काइंडली ये देख लीजिएगा कि वो जो उसने कितनी क्लॉजेज हैं और हर क्लॉज में वो डिफरेंट चीज पूछ रहे हैं, तो उनको एक्सप्लेन करें। ये क्वेश्चन को पढ़ते हुए चीजें ध्यान में होनी चाहिए। थर्ड, हर क्वेश्चन के आखिर में लिखा होता है डिस्कस, आपने देखा होगा एग्जाम्पलीफाई, इलस्ट्रेट, क्रिटिकल एनालिसिस, इस तरह एक वर्ड लिखा होता है। ठीक हो गया? आपने देखा होगा पास्ट पेपर्स में। तो उनका आप लोग बिल्कुल वर्ड्स को इग्नोर कर देते हैं। ये आपके जहन में होना चाहिए। उन वर्ड्स का मतलब ये है कि वो आपको कह रहा है, लेट्स से अगर लिखा हुआ एग्जाम्पलीफाई तो इट मीन्स कि जो चीज उसने पूछी है उसकी एग्जाम्पल दे दें। अगर लिखा हुआ इलस्ट्रेट तो इलस्ट्रेट, ये जो हम हर क्लास में ABC करके इलस्ट्रेशन डेवलप करते रहे हैं, ये अब आपको मुश्किल भी नहीं लगना चाहिए, आप उसका इलस्ट्रेट करके उसको समझाएंगे। तो उस क्वेश्चन में उसने उसके मार्क्स रखे होंगे 3 4 5 जो भी उसने रखे होंगे। सो अगर आप उन चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, डिस्कस, एग्जाम्पलीफाई, इलस्ट्रेट, क्रिटिकल एनालिसिस, तो वो आपके 4 5 नंबर के। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन की मार्क्स की डिवीजन इस तरह हुई होती है। नंबर 1 कीवर्ड्स आपने सारे, नंबर 2 हर क्लॉज के अलग मार्क्स, नंबर 3 आखिर में जो चीज उसने लिखी हुई है उस चीज को आपने फोकस करना होता है अपने क्वेश्चन में। ठीक हो गया? तो ये 3 चीजें आपके लिए जरूरी हो एक क्वेश्चन को समझने के लिए। अब आ जाते हैं आंसर पे।
आंसर जो होगा आपका सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन होगा, हेडिंग्स लाजमी होंगी। ठीक हो गया। हेडिंग्स में पहली हेडिंग आपकी इंट्रोडक्शन होगी, जैसे ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती है, लेकिन आपके इनमें क्वेश्चन आंसर्स में हेडिंग्स होती है। हेडिंग इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के तीन मेन रूल हैं, आपने ऐसे में पढ़े भी होंगे, इसलिए डिटेल में नहीं जा रहा। सबसे पहली चीज जनरल टू स्पेसिफिक, पहला रूल जरा नोट कर लें। सेकंड, आपने जहाँ पे स्पेसिफिक होना है वहां पे थीसिस स्टेटमेंट देनी है। और तीसरा रूल ये है कि आपके जब वो इंट्रोडक्शन को पढ़ ले तो उसको ये पता लग जाए कि आपका क्या आंसर है, नंबर वन, मतलब आपके जैसी इंट्रोडक्शन को पढ़ ले तो उसको क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। और सेकंड, कि क्या आप किस फेवर में, अगेंस्ट बात कर रहे हैं, फेवर बात कर रहे हैं, लाइक जिस तरह का जो क्वेश्चन होगा उसकी डायमेंशन, किस डायमेंशन में डिस्कस करेंगे। ये तीन चीजें डिस्कस करनी जरूरी है। नंबर वन जनरल टू स्पेसिफिक, थर्ड सेकंड इंटो दैट इज थीसिस स्टेटमेंट, थर्ड कि आपका आंसर क्या है, एंड फोर्थ आप किस डायमेंशन में जा रहे हैं। अब आ जाते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल। फॉर एग्जांपल हमने इंटरवेंशन का टॉपिक किया था कि अमेरिका की इंटरवेंशन अफगानिस्तान में लीगल थी या इलीगल। 2012 में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब एक स्टेट पर टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, whether that state is right under international law to intervene in the affairs of another state, explain in the light of Article 24 of UN Charter and Article 51 of UN Charter। वही जो पूरा हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। इस एग्जैक्ट इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन क्या होगा। इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन अभी टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से एक रफ सा इंट्रोडक्शन आपको समझाने के लिए सिर्फ बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि जब एक स्टेट पे लाइक अमेरिका पे टेररिस्ट अटैक हुए तो क्या अमेरिका को इस चीज की यूएन चार्टर इजाजत देता है कि वो इंटरवीन करे अफगानिस्तान में, तो आर्टिकल 24 और 51 की रोशनी में बहस करें, ये क्वेश्चन था। तो आंसर इसका जरा देखें। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन बना लेते हैं, इससे अच्छा भी बन सकता है कि जब यूएन चार्टर बना, सो द पर्पस ऑफ यूएन चार्टर वाज टू डेवलप पीस इन द वर्ल्ड। So, for developing and attaining this purpose, UN Charter limited the scope of war, and by limiting the scope of war, UN Charter incorporated the principles of non-intervention. And according to those principles, states are not allowed to intervene in the affairs of another state। ये एक मैंने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब देखिए जनरल टू स्पेसिफिक मैंने स्टार्ट किया। जब यूएन बना उसका मकसद ये था, ये था, ये था, और ये करने के लिए उसने वॉर को लिमिटेड किया, और वॉर को लिमिटेड करने के लिए ऐसे प्रिंसिपल्स और लॉज बनाए, और उन प्रिंसिपल के तहत स्टेट्स को इंटरवेंशन करने की इजाजत नहीं है। अब देखें एकदम मैं स्पेसिफिक पे आ गया। जैसे ही स्पेसिफिक पे आया वहां पे मैंने थीसिस स्टेटमेंट दे दी। थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। ठीक हो गया। अब थीसिस स्टेटमेंट के बाद अब मेरे इंट्रोडक्शन को पढ़ के उसको एक चार चीजें मिल गई। नंबर वन, मैं जनरल टू स्पेसिफिक आया हूँ। सेकंड, स्पेसिफिक में मैंने थीसिस स्टेटमेंट दे दी कि मेरी क्वेश्चन की डायमेंशन क्या है, कि मैं क्या कहने वाला हूँ, कि स्टेट्स को परमिशन है या स्टेट को परमिशन नहीं है। तो मैंने कह दिया स्टेट्स आर नॉट अलाउड टू इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ अनदर स्टेट। और आखिरी चीज आ गई, मेरे इंट्रोडक्शन को पढ़ के उसको आंसर मिल गया कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अगर ये चार चीजें आपकी इंट्रोडक्शन में है तो आपको इंट्रोडक्शन के मार्क्स मिल जाएंगे, वरना इंट्रोडक्शन के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी बॉडी। बॉडी जो होगी उसमें डिफरेंट हेडिंग्स होंगी और सब हेडिंग्स होंगी। ठीक है, वो हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हेडिंग सब हेडिंग्स आप खुद बताएंगे कि जो आपकी बनती है, लेकिन हेडिंग के कुछ रूल्स हैं, तीन रूल्स हैं। नंबर वन, पहला कंपल्सरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऑप्शनल मतलब क्या हुआ कि गुड वोकेबलरी आप हेडिंग की यूज करें। गुड वोकेबलरी, फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन की मेरी पहली हेडिंग होगी प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूएन चार्टर। मेरी पहली हेडिंग क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूएन चार्टर। अच्छा जी, हेडिंग का दूसरा रूल ये है, हेडिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आता है, लेट्स से करंट अफेयर्स की बात कर लेते हैं, या ऐसे आप कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन आया हुआ जी कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस को कैसे ओवरकम कर लें। आप एक स्टूडेंट लिख देता है डैम्स, एक स्टूडेंट लिख देता है टू बिल्ड डैम्स। तो दोनों में से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग कौन सी है? जो कह रहा है टू बिल्ड डैम्स। ठीक हो गया। डैम्स व्हाट डज इट मीन, क्या मतलब, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपकी हेडिंग नहीं एक्सप्लेन कर रही। सो आपको ऐसी हेडिंग के मार्क्स नहीं मिलते, मिलते हैं तो बहुत कम मिलते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे स्टूडेंट के जिसने सेल्फ। तो हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, थर्ड चीज, हेडिंग आर्गुमेंट कंफ्लिक्ट नहीं आना चाहिए। हेडिंग आर्गुमेंट कंफ्लिक्ट ये होता है कि आपकी हेडिंग जो होती है, फॉर एग्जांपल हेडिंग आपकी है प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन यूएन चार्टर। ठीक हो गया, आपकी पहली हेडिंग ये आ गई। आप इसमें डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि स्टेट्स को इन लॉ के तहत इंटरवेंशन की भी इजाजत है। लेट्स से सेल्फ डिफेंस में ये है, वो है, जो कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपने हेडिंग आर्गुमेंट कंफ्लिक्ट कर दिया। जहां पे हेडिंग आर्गुमेंट कंफ्लिक्ट आया वहां पे आप अपने नंबर गवा देंगे। ठीक हो गया। एक चीज ध्यान में रहे कि ये प्रोफेशनल एग्जाम है तो प्रोफेशनल वे ऑफ राइटिंग होना चाहिए। सो पहला, गुड वोकेबलरी ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। सेकंड, हेडिंग आर्गुमेंट कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। थर्ड, हेडिंग मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। चौथी चीज क्या है, अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि नया आर्गुमेंट स्टार्ट कर देते हैं।
जैसा कि ऐसे का रूल है 1 पैरा 1 आर्गुमेंट, इसी तरह आपकी हेडिंग का भी रूल होगा 1 हेडिंग 1 आर्गुमेंट। आपने नया आर्गुमेंट करना है तो नेक्स्ट हेडिंग के अंडर करेंगे। हाँ, एक हेडिंग से स्लाइड्स आपने टिल्ट करना है, ठीक है जी, थोड़ा सा आपने चेंज करना है। तो क्या हुआ, उसका ये होगा कि हेडिंग से आप थोड़ा सा आगे क्या कर लेंगे, सेकंड हेडिंग दे देंगे, दैट इज सब हेडिंग। ठीक हो गया, मतलब थोड़ा सा आपने अपना व्यू चेंज करना है, कुछ अल्टरनेटिव व्यू मैं बात नहीं कर रहा, कुछ नई चीज, तो उसमें आप सब हेडिंग कर देंगे। अब यहां तक आपकी बात क्लियर होगी जी। आखिर में आपकी हेडिंग होंगी कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको पता है, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता, टाइम वेस्ट नहीं करता, लेकिन कुछ उससे पहले आप लिख सकते हैं ऑप्शनल हेडिंग अगर क्वेश्चन डिमांड करे। नंबर 1, सजेशन टू, किसी के बारे में अगर आप देना चाह रहे हैं सजेशन की हेडिंग होगी। क्रिटिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, एंड सो ऑन। ठीक हो गया जी। या क्रिटिसिज्म करना चाह रहे हैं तो क्रिटिसिज्म करेंगे। अब आ जाते हैं जी आखिर में, थोड़ा सा मैं केसेस के बारे में बता दूं। केसेस, अगर आपका लेंथी क्वेश्चन आया 20 मार्क्स का, तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, आपने सिंपल लिख लेना है। जैसा फॉर एग्जांपल मैंने आपको हर लेक्चर में लिखवाया हुआ है, सिंपल लिखवाता था निकारागा वर्सेस यूएसए, आईसीजे हेल्ड दैट, और आगे 2 लाइंस में लिख देता था। तो ठीक है, दैट इज फाइन, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि आपने रेफरेंस दे दिया है उस केस का। अगर शॉर्ट नोट आया हुआ है जिससे हमने असाइलम वगैरह पढ़े हुए हैं, तो वहां पे आप 2 हेडिंग्स दे देंगे। एक आप लिख देंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, वो छोटी सी कहानी लिख देंगे कि इधर से कत्ल किया तो उधर चला गया, उधर चला गया, जो भी कहानी उसकी होगी। और फिर आप लिख देंगे जजमेंट ऑफ आईसीजे या अवार्ड ऑफ एन आर्बिट्रेटर, जो भी होगा उसमें आप वही लिख देंगे आईसीजे हेल्ड दैट या आर्बिट्रेटर हेल्ड दैट, 2 लाइंस में। ये हो गया शॉर्ट नोट्स के लिए। लेकिन अगर 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आपके क्वेश्चन पेपर्स में आप देखेंगे कि कभी कभी पूरे केस के ऊपर 10 मार्क्स का शॉर्ट नोट आया होता है। अगर वो शॉर्ट नोट आ गया तो फिर आप कैसे लिखेंगे, वो मैं बता दूं। शॉर्ट नोट कहाँ से आते हैं, मैंने ग्रुप में 8 से 9 केसेस लिखे हुए हैं। हर साल मतलब जब भी आता है तो उन्हीं 8-9 केसेस में से कोई एक केस आ जाता होता है, जिसमें से हमने एक केस पढ़ा है थोड़ा डिटेल में, एसएस लोटस केस। ठीक हो गया, अगर आपको याद हो, लॉज ऑफ सीज में पढ़ा था, जो उसने टर्की का शिप, फ्रांस का जो शिप था जिसने टर्की के शिप को हिट किया था, अगर आपको याद हो। सो इस तरह वो 8 केसेस आपकी किताब के एंड में लिखे हुए हैं। अगर एंड में आपको नहीं मिल रहे हैं, 1-2 केसेस एंड में आपको नहीं मिलेंगे, तो वो बीच में लिखे हुए हैं आपके लेक्चर्स में कहीं ना कहीं। और अगर नहीं है तो सिंपल गूगल में एंटर करेंगे केस टाइटल, आपके सामने केस आ जाएगा। बहुत आसान है। एसएस लोटस केस आपको याद है, मैंने आपको एक मरतबा बताया और दूसरी मरतबा आपके जहन में बैठ गया कि वो एसएस लोटस केस है क्या। ये एक स्टोरी होती है और उसमें रूल क्या होता है, बस 2 चीजें आपने याद रखनी होती हैं। इसको सिर्फ आप हेडिंग्स क्या लिखेंगे, ये सिर्फ जहन में रख लें। जल्दी से हेडिंग लिख लीजिएगा, अपने पास नोट कर लें। अगर 10 मार्क्स का आ गया तो सबसे पहले आप लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस, तेज तेज रफ रफ लिख लें बेशक, फैक्ट्स ऑफ द केस। दूसरा ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ पार्टी 1। तीसरी हेडिंग हो जाएगी आर्गूमेंट ऑफ पार्टी 2। चौथी हेडिंग हो जाएगी आपकी क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व। क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन्वॉल्व मतलब क्या, कि इन दोनों में मसला क्या था। जिस एसएस लोटस में मसला ये था कि फ्रांस कह रहा था मेरी जुरिस्डिक्शन है और टर्की कह रहा था मैं भी ट्रायल कर सकता हूं, तो ये क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल लॉ था। और आखिर में आप लिखेंगे जजमेंट ऑफ आईसीजे, या जिस अदालत की भी जजमेंट होगी वो। और लास्ट हेडिंग होगी कि रूल इवॉल्व इन दिस केस लॉ। रूल इवॉल्व का मतलब क्या है कि वो ही जजमेंट को आप जनरलाइज करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे एसएस लोटस केस में ये रूल इवॉल्व हुआ था कि जब 2 शिप्स का आपस में कोलिजन होता है तो दोनों स्टेट्स उसका ट्रायल कर सकती हैं, जनरल करके उसको लिख देंगे। ठीक हो गया जी। ये जी आपको हो गया। आपके जो थोड़े बहुत 5-6 टॉपिक्स रह गए हैं वो आप टॉपिक खुद करेंगे आप लोग। और बाकी जो है बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चंस अभी आज की लास्ट क्लास में थोड़े, सॉरी मैं इग्नोर कर रहा हूँ। और 1-2 टॉपिक ये जो मुन्ना ने क्वेश्चन किया है बच्चे, ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एक टॉपिक है, शॉर्ट नोट है, वो पढ़ लीजिएगा, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। प्रोविजंस का बता दें बच्चे, जहाँ पे रेलेवेंट है डेफिनेटली, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यस, आप मैप वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। और बाकी आप, क्योंकि टाइम खत्म हो गया है, सो अपोलोजाइज बाकी क्वेश्चंस के लिए। आप बनवाए हैं वो आप फर्स्ट क्लास में लिखवाए हैं जी, मैंने फर्स्ट क्लास में लिखवाए हुए, उनमें से जो नहीं पढ़ाए हैं वो आप मार्क करके चेक कर लेंगे, और वो टॉपिक आपने खुद करने हैं। काइंडली चॉइस पे नहीं छोड़िएगा, सिर्फ 6-7 टॉपिक रह गए हैं, प्लीज चॉइस पे नहीं छोड़िएगा। ठीक हो गया। आखिर में जाते हुए मेरी नसीहत यही है, चॉइस पर नहीं छोड़िएगा। थैंक यू एवरीवन, इट वाज रियली नाइस कि आप लोगों को पढ़ाया जी। सो सी यू इंशाल्लाह। ओके, किसी को कोई इशू हो तो इंशाल्लाह वी कैन डिस्कस। फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, बट बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कीजिएगा, कुछ चीजें खुद समझनी है। जहाँ पे बिल्कुल फंस जाएं वहां पे मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अच्छा, नेशनल ऑफिसर एकेडमी से कौन है जी? हेलो।
नेशनल ऑफिसर एकेडमी से। अच्छा, आप ऐसा करेंगे नेशनल एहसान, एहसान काइंडली मेरी जो दूसरी क्लास है उस कोऑर्डिनेटर को सिर्फ आप कम्युनिकेट कर दें प्लीज़ कि मैं 10 एक मिनट बाद क्लास ज्वाइन करूंगा, मैं तब तक नमाज पढ़ लूँ। काइंडली ये ज़रा आप उनको कम्युनिकेट कर दीजिएगा, ठीक है? 7:15 तक 7:10